नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आज चर्चा उस रिपोर्ट की जिसने पूरे देश में उत्तर प्रदेश और वाराणसी को नई पहचान दिलाई है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में देश भर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में 93% परिवारों के पास शौचालय मौजूद है, यानी कि ODF है। 95% लोग नियमित उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सिविक सेंस भी बहुत अच्छा है। 98% लोग शौचालय के बाद हाथ धोते हैं, यह भी सिविक सेंस में आता है। और 88% लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, यानी दावा ये कि गांवों में सिर्फ शौचालय नहीं बने बल्कि लोगों की आदतें भी बदली हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर गांव इतने स्वच्छ हो चुके हैं तो फिर कचरा प्रबंधन में, वेस्ट मैनेजमेंट में जागरूकता सिर्फ 58% तक की क्यों? वेस्ट मैनेजमेंट में यह जागरूकता सिर्फ 58% पर ही क्यों रुक गई है? सिर्फ 39% गांवों में सामुदायिक शौचालय क्यों मिले? और क्या बाकी गांवों की हालत भी उतनी ही बेहतर है जितनी रिपोर्ट में दिखाई गई है? क्या सरकार ने गांवों में विकास का नया मॉडल तैयार कर दिया है, या फिर अभी भी जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच एक बड़ा फर्क मौजूद है? अब ग्रामीण स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट में देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या हम आपको दिखा रहे हैं। 3,22,000 ग्रामीण, 93% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा है। 95% परिवार शौचालय का नियमित उपयोग कर रहे हैं। 98% परिवार हाथ धोने की प्रैक्टिसेस जो हैं वो करते हैं शौचालय के बाद, शौच के बाद। ये ग्रामीण स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट ये दावा करती है। वाराणसी इसमें टॉप पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में, यानी कि ये तो तय है कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर आया है। वाराणसी में बदलाव आया है। वाराणसी के लोगों का सिविक सेंस बहुत ऊपर हुआ है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि काशी को क्योटो बना देंगे, कहां तक वो सपना पूर्ण हो चुका है? क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, सरकारें एक हाथ से कुछ नहीं कर सकती हैं। जब तक लोगों में सिविक सेंस ना हो, जनता अपनी जिम्मेदारी ना समझे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी न समझे, तब तक सारे विकास कार्य धरातल पर जो उतरते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा वो मॉडल, वो योजनाएं जनता के लिए होती है, और अगर लोग ही, आम लोग ही उस मॉडल को दरकिनार करके स्वच्छता में अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तो सारे स्वच्छता के मॉडल ध्वस्त हो जाएंगे। अब ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है कि काशी क्योटो बनने में बहुत दूर नहीं है। काशी बहुत जल्दी क्योटो बन भी सकती है, बस इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन की हो चाहे आम लोगों की। प्रवीण चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सीधे वाराणसी से, काशी से। प्रवीण, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि काशी के लोगों ने वो कर दिखाया है जो बहुत सारी सरकारों ने अपील की है लोगों से, लेकिन वो धरातल पर अभी तक नहीं उतर आई है। जब तक आम जनता नहीं बदलेगी खुद को, सिविक सेंस नहीं डेवलप होगा, तब तक काशी नंबर 1 हो ही नहीं सकती है। और जनता ने ये करके दिखाया है, उसका परिणाम आया है कि यूपी में नंबर 1 काशी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। ये क्या कहता है प्रवीण? कुछ कीर्तिमान अगर देखा जाए तो काशी जब से प्रधानमंत्री 2014 से यहाँ आए, उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, काशी वासियों ने मुझे अपनाया। तो काशीवासी कहीं न कहीं उनके हर शब्द को अपने दिलो दिमाग में बैठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फावड़ा चलाकर सबसे पहला जो संदेश दिया था वो काशी से स्वच्छता का संदेश दिया था। तो उसको लेकर काशी वासियों ने एक दृढ़ संकल्प किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो हर घर शौचालय योजना था वो आया, हर घर नल, हर घर जल योजना आई और सभी को काशीवासियों ने हृदय से लगाया और उनके हर एक मुहिम को, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो जिसमें कि उन्होंने लगातार लोगों से अपील की कि सफाई का दायित्व जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं, न तो वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो जो सफाई कर्मचारी है, चाहे कूड़ा उठाने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, दायित्व तो हमारा भी बनता है। अगर हमारे घर के बाहर कचरा है तो साफ करना हमारा भी दायित्व बनता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और लोगों ने उसको दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकारा और स्वीकार करके काशी को स्वच्छ बनाने में स्वच्छ काशी सुंदर काशी का एक नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसको लेकर के एक मुहिम चलाई गई और वो मुहिम आज उसका जो मुहिम चली उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि सभी के सामने दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश भी ग्रामीण स्वच्छ मिशन में सर्वश्रेष्ठ है और काशी भी सर्वश्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के विजन को जो है खास अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री के विजन को मुख्यमंत्री ने भी सिराफों पर बैठाया और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सचेत रहते हैं और लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उसी का परिणाम है आज ये जो देखने को मिल रहा है कि काशी आज सर्वश्रेष्ठ है। काशी आज सर्वश्रेष्ठ है और काशी तो बहुत पहले से ही सर्वश्रेष्ठ थी प्रवीण, मुझे लगता है प्राचीन समय से ही काशी सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि प्राचीन धरोहरें यहाँ पर हैं, प्राचीन नगरी है। विश्व का सबसे प्राचीन शहर अगर किसी को तमगा दिया जा सकता है वो काशी ही है। काशी में सभ्यताएं जन्मी फली फूली, काशी देव की भूमि है। और अगर इस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण में सेंट्रल जोन का नंबर 1 जिला अगर घोषित किया जाता है काशी को, तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए काशी को। पैमाना क्या रखा गया है प्रवीण, इस स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या पैमाना रखा गया? कुछ पैमाने तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि काशी में प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया स्वच्छ काशी सुंदर काशी का, जिसको लेकर मुहिम चलाई गई। वो मुहिम शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक चलाई गई और वो ये था कि जैसे कूड़ा उठाने की ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, शहरी इलाकों में कीर्तिमान जो वाहन है कूड़ा उठाने के लिए और जो सफाई कर्मचारी है उनकी नियुक्ति है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति तो है लेकिन कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूर्व के सरकारों ने नहीं की थी। इसमें प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद हर ग्राम सभा में एक जो निश्चित कूड़ा रखने का एक पूरा घर बनवाया गया, कचरा उसमें गीला सूखा और अन्य प्रकार की, जिसमें खास एक बात और नजर आई कि पशु और पक्षियों के लिए भी निर्धारित किया गया कि गीले और सूखे कचरे के बीच में किसी कांच या इस तरह के जो है सामान न फेंके जाए। अगर उसको फेंका भी जाता है तो काफी जैसे कहा जाए तो पेपर के अंदर लपेट के फेंके ताकि पशुओं को वो न धसे। प्रधानमंत्री जी बारीकी से हर एक चीजों को ध्यान देते हैं, उसको लेकर लगातार वो जो है उनका जो विजन था वो ये था कि मैं काशी में आया हूं तो काशी को जो क्योटो बनाने की उन्होंने बात कही, तो ये पहला कदम है कहा जाए तो, क्योंकि काशी जो विकास का मॉडल बना है आज देश में, आप देख सकते हैं कि काशी निश्चित तौर से जो विकास के रथ पर लगातार सवार है। 10 वर्ष पूरे हो गए प्रधानमंत्री जी के, यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है और जब भी आते हैं वो 1000 करोड़ से ऊपर की सौगात देकर जाते हैं, तो निश्चित तौर से ये होना तो था ही, लेकिन इसमें जो कमी आ रही थी वो स्वयं की कमी आ रही थी, स्वयं की सहभागिता जिसे कहते हैं। आज ग्रामीणों ने उसको करके दिखाया है और ग्रामीण स्तर पर एक मुहिम चलाया गया। बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक कहा आपने। बने रहिएगा प्रवीण हमारे साथ आप। हिंदुस्तान के, भारत के, देश के हर एक नागरिक को यह समझना होगा, देश के हर एक नागरिक की एक जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। काशी क्योटो ऐसे थोड़ी बन जाएगा, भारत स्विट्जरलैंड ऐसे थोड़ी बन जाएगा। जब तक भारत के नागरिक नहीं समझेंगे कि हमें जापान बनाना है अपने देश को, समझना पड़ेगा कि सरकारें सिर्फ व्यवस्थाएं दे सकती हैं, उन व्यवस्थाओं को मेंटेन करना भारत के हर एक नागरिक के हाथों में है।
सिविक सेंस ही नहीं है। लोगों को आप देखते होंगे किस तरह से कचरा फैला देते हैं जगह जगह, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, पर्यटन स्थलों पर भी क्या व्यवस्थाएं, लोगों की क्या मानसिकताएं दिखती हैं। दीवारों पर आप देखते ही होंगे कई जगहों पर। लोगों को ये समझना होगा कि भारत को अगर आप स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आयु बढ़ेगी। और काशी क्योटो ऐसे नहीं बनेगा। सरकारें व्यवस्थाएं देंगी, उन व्यवस्थाओं को संभाल कर रखना, सजो कर रखना, ये सब देशवासियों के हाथ में है, ये हर प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। और हमारा तो संविधान ये कहता है कि आपने देखा होगा कि हम भारत के संविधान का प्रस्तावना भी है कि हम भारत के लोग, जब तक हम भारत के लोग अपने भारत को स्वच्छ सुंदर स्वस्थ नहीं बनाएंगे, स्वच्छ सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। तपोष पाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। तपोष पाल जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार गर्ग जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। तो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में वाराणसी को सेंट्रल जोन का नंबर 1 जिला घोषित किया गया है। और देर रात जारी हुई स्वच्छता रैंकिंग में वाराणसी को जिले में उत्तर प्रदेश के पहला और उत्तर प्रदेश के राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। और ये न सिर्फ वाराणसी के लिए एक उत्साह का पल है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव का पल है कि उत्तर प्रदेश को, जिस राज्य को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, वो इतनी प्रगति कर रहा है। आप देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी को पहला स्थान। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं, अनिल जी का मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से। हमारे साथ तपोष पाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। तपोष पाल जी का मैं स्वागत फिर कर रहा हूं। मैं पहले अनिल जी के पास आऊंगा। अनिल जी, स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी नंबर 1 घोषित की गई है, क्या कहेंगे सर? पहले देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के ये जो स्वच्छता अभियान था ग्रामीण क्षेत्र को लेकर 2025 में 7 जोन में ये सर्वेक्षण हुआ, अलग अलग जोन में, और सेंट्रल जोन में वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र को, जिले को नंबर 1 घोषित किया गया। ये तो ठीक है, देश में जितने सरकारी दृष्टि से जिले हैं उसमें से 750 जिलों में से ज्यादा के आसपास सर्वेक्षण हुआ। 3 लाख से ज्यादा गाँव लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों का स्थान चेक किए गए। तो उन सब में ये तो देखो एक ऐसा सर्वेक्षण था जिसका मोटिवेशन भी है और जिसकी जरूरत भी है। तो दोनों चीजें क्यों कह रहा हूँ कीर्तिमान जी, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में आते ही सबसे पहले स्वच्छता की बात शुरू की और खुद उन्होंने झाड़ू उठा के 2 अक्टूबर के दिन, आपको याद होगा, पूरे देश में अभियान भी चला था। हमारे बीजेपी के साथी को जरूर याद होगा कि बीजेपी पार्टी ने जगह जगह चलाया था। क्या था वो? सबसे पहले उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्त चाहिए। यानी भारत की स्थिति ये थी कि हम दूसरे शहरों, दूसरे देशों के बड़े शहरों से तो मुकाबला तब करेंगे जब पहले खुले में हमारा शौच से मुक्त हो जाए देश। लोगों ने कहा कि देखो जी, भारत के प्रधानमंत्री कितनी छोटी छोटी बातें में जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, लेकिन खुले में शौच से मुक्त करना कितनी बड़ी बात है उनके दिमाग में नहीं आया। सर, कितनी शर्मिंदगी होती है अगर हमारे घर में से रहने वाला कोई भी आदमी, बेशक वो गाँव में ही क्यों ना रहता हो, वो खुले में जाए शौच के लिए। तो सफाई की जरूरत यहाँ से शुरू, जब उन्होंने सार्वजनिक शौचालय बनाने शुरू किए, मुझे याद है विपक्ष ने बहुत हो हल्ला मचाया, बोलो देश का प्रधानमंत्री शौचालय बना रहा है, उसको कोई काम ही नहीं है।
लेकिन उनको समझ में नहीं आया आपकी प्राथमिक जरूरत क्या है। अभी आप दूसरे देशों की बात जिक्र कर रहे थे कीर्तिमान जी, ये भी बता रहे थे उनमें सिविक सेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे बताओ, भारत के लोगों की सिविक सेंस तो तब चेक होगी ना जब आपके पास सार्वजनिक शौचालय सामने है और आप उसका प्रयोग ना कर रहे हो। अभी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे ना, जो संस्था रिपोर्ट आई कि 98% लोग उनका उपयोग करते हैं। यानी अवेलेबिलिटी होगी तो उपयोग करेंगे ना भाई। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपके पास कोई चीज होगी नहीं तो उपयोग कैसे करेंगे आप। दो चीजें हैं साहब कीर्तिमान जी, पहला है आपके पास उपयोग योग्य वस्तुएं होना, उपयोग योग्य चीजें होना जी। दूसरा है फिर लोगों में सिविक सेंस की वजह से दूसरे मोबाइल से जुड़ना पड़ा है। मैं तपोष पाल जी की आवाज बीच में मुझे लग रहा है, पीसीआर इसे दुरुस्त करवाइए, आवाज आ रही है बीच में। पीसीआर इसे ठीक करवाइए, आवाज आ रही है बीच में। अनिल जी बोलिए। मैं बात करूं? अनिल जी बोलिए। जी कीर्तिमान जी, मेरा कहना था दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक है कि आपके पास चीजें उपलब्ध है, आपके पास अच्छी सड़कें हैं, आपके पास अच्छे सार्वजनिक शौचालय है, आपके पास अच्छा पेयजल की सुविधा है, आपके पास स्वच्छता के लिए पूरे जो कूड़ा घर है वो है, उसके लिए अलग अलग दोनों डब्बे अलग अलग है, हरा डब्बा अलग है, लाल डब्बा अलग है, आपके पास पहले होने चाहिए। फिर हम लोगों को सिविक सेंस की बात करेंगे कि भैया आपको ये सब प्रयोग करना है, आपने सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करना है, आपने व्यक्तिगत शौचालय का प्रयोग करना है, शौचालय जाने के बाद आपने हाथ भी धोने हैं, मुझे साबुन से धोने हैं सर। और अनिल ऐसे ही कूड़ा घर है, सार्वजनिक कूड़ा घर, तो उसका इस्तेमाल करना है, उसको भी अनिल सर मैंने इस बात को पहले भी ओपनिंग में भी कहा कि सरकारें सिर्फ आपको सिस्टम प्रोवाइड करवा सकती हैं, वो भी अब सिस्टम प्रोवाइड करवाया जा सकता है। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि सिस्टम प्रोवाइड करने की बात आप कर रहे हैं, ये कब करवा रही थी सरकार करवा कहाँ रही थी? सार्वजनिक शौचालय कहाँ थे? व्यक्तिगत शौचालय गांव में कहाँ थे? मुझे याद है सर, मुझे याद है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे शपथ ली उसके बाद से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की और सर आज जो आप रिपोर्ट लेके आ रहे हैं ना, उस रिपोर्ट के जो बड़ी वजह है, बड़ा कारण है, ये जो संभव हो सका इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने इन देश की छोटी छोटी सर उसका भी मजाक उड़ाया गया, उसका भी मजाक उड़ाया गया। यही मैं कह रहा हूँ, जब शौचालय की बात की, भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस से पहले शौचालय की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने सर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर कहा, कमेंटबाजी की गई कि क्या देश का प्रधानमंत्री अब शौचालय बनाएगा, क्या यही काम रह गया, क्या देश का प्रधानमंत्री करेगा? मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, यही आपने जो कहा ना कि सरकारों का काम तो उपलब्धता कराना है, मैं यही कह रहा हूँ, सरकारों का काम उपलब्धता कराना है, लेकिन ये उपलब्ध करा कहाँ रही थी सरकार? 2014 से पहले सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए, व्यक्तिगत शौचालय चाहिए। जो लोग अपने अपने घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करा सकते, उसको किस तरह की भारत सरकार मदद कर सकती है? इस पर किसी ने काम किया था क्या? नहीं। खुले में शौच गांव के लोग व्यक्ति आमतौर पर जाते थे, उसको रोकने का, उसको रोकने के लिए काम करने का, उनको रोकने के लिए, उनको व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए कुछ न कुछ धनराशि देने का या उनको प्रेरणा देने का काम, इसमें कोई सोचता भी नहीं था। करना तो बहुत दूर की बात है, करने से पहले तो मन में विचार होना चाहिए। उनके मन में विचार भी नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको लगता था गाँव में खेतों में जाती है माँ बहनें, सुबह वो चली जाती है उनको अंधेरे, बाद में पुरुष चले जाता है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप ये समझिए, जब देश की स्वच्छता की बात किसी के समझ में आएगी ही नहीं तो सिविक सेंस तो बात की बात। अब आते हैं हम सिविक सेंस। बिल्कुल, सिविक सेंस कीर्तिमान जी दो चीजों से बनता है। एक है आप उनको प्रेरणा दीजिए, आप उनको समझाइए इसकी जरूरत क्या है, एक, और ये आपके लिए भी किस लिए लाभदायक है। दूसरा, अगर नहीं करते तो फिर आपको इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई खासकर शहरों में करनी पड़ेगी। आप अभी सिंगापुर की बात कर रहे थे, आप अभी कोटा की टोक्यो की बात करते, वहां पे क्या है, आप यहाँ बाहर का आदमी भी जो सिंगापुर जाता है ना साहब, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही टैक्सी वाला या बस वाला तुरंत समझा देता है, भाई साहब आप यहाँ को खांसना भी चाहे तो रुमाल निकाल लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी डालना चाहे तो अपने पास रखिएगा, कूड़ा घर आए तो उसी में डालिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा, आपको इसको भुगतान करना पड़ जाएगा। तो क्या करता है भारतीय, यहाँ जो तुरंत बाहर निकाल के कूड़े में फेंकता है ना, आप रेलवे ट्रैक के आसपास आपको डिस्पोजल सारी चीजें नजर आती है ना, क्योंकि हमको डर नहीं है। कौन रोक रहा है भाई? फेंको,
लेकिन वहां पे इनको डर है भाई साहब, यहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए जेब में रखो और तब तक डिफेक्ट होटल ना आया। अनिल सर, आ रहा हूं आपके पास। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इतनी भारी पेनाल्टी है कि अगर आप थोड़ा सा भी गंदगी करेंगे फिर आप जेल के सलाखों के पीछे या फिर लाखों का जुर्माना। लेकिन भारत में ऐसा कुछ अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आते हैं और स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं, उस पर भी विपक्ष निशाना साध देता है कि देश का प्रधानमंत्री अब यही करेगा, शौचालय बनाएगा, ओडीएफ मुक्त करेगा भारत को। इसमें क्या दिक्कत हो गई? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी तो स्वच्छता पर जोर दिया था। और यह सराहना करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनकी सोच की, विजन की, कि एक कदम स्वच्छता की ओर तो भारत चला है। कम से कम लोगों के अंदर कम से कम ये तो घर गया कि जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, भारत स्वस्थ नहीं होगा। तपोषपाल जी, मैं बहुत सराहना कर रहा हूं और पूरा देश देख रहा है कि आज काशी सेंट्रल जोन में नंबर 1 स्थान जब लेकर आई है, तो ये उसी अभियान की ओर एक कदम है। अभी बहुत कुछ हमारे पास है करने को। कैसे हम काशी को क्योटो बना सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करेंगे, उस पर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम उसकी शुरुआत तो हो गई है, इसकी प्रशंसा करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो आज राजा राम मोहन राय जी की जयंती है। आप सभी को राजा राम मोहन राय की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये काशी जो है वो एक आध्यात्मिक राजधानी है और स्वच्छता की अब वो मिसाल भी बन रही। जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि मोदी जी ने सिर्फ काशी विश्वनाथ को बनाया है और पूरे बनारस को उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा है, तो ये उसका प्रमाण है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण इस चीज का भी है कि मोदी योगी मॉडल जिसकी चर्चा राजनीति में की जाती है कि जीत के फॉर्मूले की तरह, वो आज यहाँ पे ग्रामीणों के बीच में, जनता के बीच में, शहरों के गलियों में वो दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार डबल रिजल्ट के साथ सामने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर है, योगी जी का फैक्टर है और डबल इंजन की जो एक धमाकेदार रिजल्ट है वो है। ये इन चीजों को भी प्रूव करता है कि अगर हमें अपने अंदर इच्छाएं हैं तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। और जो हमारे साथी अभी कह रहे थे यहाँ पे कि इससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, कभी कोई संदेश ही नहीं आया इतने बड़े लेवल पे। लेकिन मोदी जी ने वहां पे क्रिटिसाइज के बावजूद, मतलब इतने बड़े बड़े कमेंट्स किए गए उनके ऊपर, उसके बावजूद वो बीचेस में जो है कूड़ा बिनते हुए देखे गए, सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए देखे गए। उसके बाद घाटों को साफ रखना, उसके लिए मोदी जी उतर के ग्राउंड पे उतर के सारे लोगों के साथ उन्होंने वो काम किया और उन्होंने ये चीज बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये डेली रूटीन लाइफ में हमारा जो व्यवहार है, हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में ये चीज होना चाहिए कि भाई हम इन चीजों को साफ रखें, इसको इस तरीके से करें, इसको इस तरीके से व्यवस्थित रखें। और उसका देखिए आज थोड़ा ही रिजल्ट आया है, लेकिन बहुत अच्छा और बड़ा रिजल्ट आया है और ये अब आगे की तरफ बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल की तरह देखा जाएगा। तपोषपाल जी, जहां बनारस की गलियों को कहा जाता था कि गंदे हैं, जहां के घाटों को कहा जाता था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे, और जापान के बाद आज ये क्योटो रोल मॉडल की तरह सामने आया। क्योटो बनाने का एक विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको लगता है कि वाराणसी क्योटो बनने के कितने करीब है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर इच्छाएं हो तो कुछ भी की जा सकती हैं और उसका रिजल्ट दिख रहा है। गवर्नेंस की जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी तरीके से तो सामने आती। अब देखिए, योगी जी ने जो पंचायत के लेवल पे ODF प्लस उस पे जो काम किया है, वेस्ट मैनेजमेंट पे, नालियों पे, RRC के सेंटर्स, इन सब जगहों पे काम किया गया है। तो योगी सरकार ने गांवों को शहर जैसी व्यवस्था में ढालने का प्रयत्न किया और दिल्ली की नीति थी और लखनऊ की नीयत थी और उसमें जो है काशी जीती है।
तो यही तो है हमारा पूरी तरीके से व्यवस्थित चीजों को रखना और उसके बाद फिर आगे की तरफ उसको लेके जाना। तो ये जो एक इच्छा शक्ति होती है जो कि प्रधानमंत्री जी ने आज नहीं जब से वो कहें, क्या क्या कमेंट नहीं किया गया उनके ऊपर कि ये जो है झाड़ू लेते हैं फोटोशूट करने के लिए, ये कचरे के डिब्बे लेते हैं फोटोशूट करने, इस तरीके के कमेंट्स किए गए। उस समय फिर हम लोग कमेंट्स करते थे, हम लोग डिबेट में यही कहते थे कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने ये कचरे का और झाड़ू उठाया है हाथ में फोटोशूट करने के लिए, आप भी उठाइए, आप भी कम से कम 2 कचरा साफ करके फोटोशूट कर लीजिए, कम से कम उस बहाने कुछ कचरे और साफ हो जाएंगे। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे उन लोगों को हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे उस समय, और आज देखिए उसका परिवर्तन दिखता है। आज जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट होता था, आज कचरे को देखिए व्यवस्थित किया गया, ड्राई वेस्ट को अलग किया गया, वेट वेस्ट को अलग किया गया, जो वेट के फूड वेस्ट है उसको अलग किया गया, उससे जो है खाद बनाई जा रही है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें जो है सॉलिड वेस्ट को और लिक्विड वेस्ट उसको अलग किया गया। तो अब जिस लेवल पे काम हो रहा है वो हर लेवल पे उन चीजों को सेग्रीगेशन किया जा रहा है, ठीक है। और वो सेग्रीगेशन है वो हमारे नदियों को भी साफ रख रहा है, वो हमारे साथ मतलब उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है अनिल जी, कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा, लेकिन उससे पहले हम सबकी जिम्मेदारी है ना कि किस तरह से हम अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर बनाए रखें। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में लोगों के अंदर ये सेंस डेवलप ही नहीं हुआ सर कि अपने आसपास के वातावरण को, ये जिम्मेदारी डेवलप ही नहीं हुई कि हम कैसे स्वच्छ रख सकें, सुंदर रख सकें, और ये सेंस डेवलप ही नहीं हुआ। ये डेवलप करने के लिए अगर मोदी सरकार धरातल पर उतरती है, विपक्ष उसका भी विरोध कर देता है। ये भारत की राजनीति जी। अभी आप आपस में बात कर रहे थे तो बात चल रही थी वाराणसी जिले की, लेकिन मुझे लग रहा था कि बातचीत करते करते शायद हम सिर्फ वाराणसी शहर की बात कर रहे थे जी। ये तो जो रिपोर्ट है वाराणसी जिले की है। वाराणसी शहर के लिए वहाँ के जो मेयर हैं अशोक कुमार तिवारी और वहाँ के जो कमिश्नर हैं सेंट्रलाइज हम वाराणसी की बात कर रहे हैं। केंद्र में हमने वाराणसी को रखा है ओवरऑल। उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहना है वाराणसी का मेयर हिमांशु जी और वहाँ के जो वहाँ के जो कमिश्नर हिमांशु जी और वहाँ के जो मेयर अशोक कुमार तिवारी है ना, उनका प्लान आप सुनिए। उन्होंने अपने 100 वार्ड्स को किस तरह से सेग्रीगेट किया, अलग अलग बांटा है, वो है इस कंपटीशन में हम देश के पहले 3 शहरों में आएंगे। देखिए अभी जो मैं सुन रहा था तपस पाल, नीति और नीयत अगर दोनों साथ मिल जाए तो रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो कोटे शहर की बात कर रहे थे ना वाराणसी को बनाने की, ये दोनों मिलकर करेंगे। जब मेयर और सरकारी मशीनरी के कमिश्नर जब ये तय कर ले कि हमारे 100 वार्ड्स के 100 वार्ड्स को हमने साफ करना ही है, तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो क्यों नहीं होगा। दूसरी बात आप करते सिविक सेंस। देखिए सिविक सेंस के लिए बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, अगर आपको पूरा साफ नहीं करना है, जनता को पूरा साफ नहीं करना है, जनता को झाड़ू उठा के गलियां साफ नहीं करनी है, उसके लिए हमारे पास मंत्र मौजूद है। आपको एक ही काम करना है, आप गंदा करने से बंद कर दीजिए। आज तय कर लीजिए कि आज से हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे, तो पहले वाला फैला हुआ कूड़ा उठ जाएगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने तय कर लिया होता कि हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो ये कूड़ा जो आपको नजर आ रहा है नजर नहीं आता। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ना कि आप कूड़ा फैलाएंगे नहीं तो फैला हुआ जो कूड़ा है ये एक हफ्ते में, तो 1 महीने में, 1 साल में 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो रोज वाला काम रहा है कि सुबह सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाते हैं और शाम तक हम उससे ज्यादा फैला देते हैं। ये तो फिर ऐसा काम हो गया जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। तो इस चीज को सिखाने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ सरकार काम नहीं कर पाएगी, इसके लिए सिर्फ सरकार काम नहीं कर पाएगी, इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमको आगे आना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। सरकार पेनल्टी लगा सकती है, सरकार कह सकती है कि आप ये गलत काम करोगे तो हम आपको ये दंड दे देंगे, लेकिन ये काम नहीं किया जाना चाहिए। इसको करना गलत है, इसको करना हमारे लिए खुद के लिए गलत है, हमारी स्वास्थ्य के लिए गलत है, हमारी सफाई के लिए गलत है, हमारे लुक आफ्टर के लिए गलत है। ये सारी बातें समझने और समझाने का काम आपको और हमारा है। ये जो सिविक सेंस की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकार सिविक सेंस नहीं सिखा सकती। सिविक सेंस सिखाता है हमारा समाज,
और हमारे समाज में जो हम और आप काम करते हैं, जो चेहरे हैं समाज के, वो लोग। तो ये आपका हमारा दायित्व बनता है कि हम लगातार इस पे बताएं लोगों को कि किस तरह से हमारी ये संवैधानिक सर मुझे जिम्मेदारी बनती सर है। एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा सर। पहले प्रचार टीवी पर हाथ धोने का होता था, और जब साबुनों का प्रचार किया जाता था, हाथ धोने वाले साबुन का, वेस्टर्न मीडिया उसको बहुत क्रिटिसाइज करती थी, हंसी मजाक का पात्र बना देती थी कि भारत में लोगों के पास इतनी भी सिविक सेंस नहीं है, टीवी पर प्रचार हो रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि कैसे हाथ धोना है। तो लोगों को खुद समझना चाहिए, लोगों को खुद समझना चाहिए। कीर्तिमान जी, कल मैं टीवी डिबेट पे था, हाँ। तो वहां पे भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल में जो 5 विदेश में दौरों पे वापस लौटे, तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि देखो, खुद तो कह रहे हैं कि आप विदेश में मत जाना, पेट्रोल कम इस्तेमाल करना, खुद ये विदेशी यात्रा पे निकल गए। तो मैंने वहां सवाल किया, आप मुझे बताइए, भारत की एक चीज में सिर्फ आत्मनिर्भर है, वह है जनसंख्या में। बाकी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत विदेशी मदद पे निर्भर नहीं? आज जो सबसे बड़ा झंझट है वो है ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल्स का। आपके पास है ही नहीं अपनी जरूरत का। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेने नहीं जाएंगे तो कैसे आएगा आपके पास? नहीं आएगा तो आप शोर मचा देंगे कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, सिर्फ 4% तो आपने होल्ला मचा दिया, बाकी पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा बढ़ा, कोई कुछ नहीं कह रहा। क्या कम से कम मिल तो रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री अगर सेमीकंडक्टर चिप लेने जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं, तो आपको दिक्कत है। भारत के प्रधानमंत्री अगर वहां पे आपसे कहते हैं कि आपके मिनरल्स के लिए आपको टेक्निक दी जाएगी, मिनरल्स आएंगे, तो आपको दिक्कत है। भारत के प्रधानमंत्री अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चलाते हैं और वो कहते हैं कि हमने यूई से ऐसा कर लिया कि 3 करोड़ बैलर हमारे यहाँ रुकेगा, उसका किराया भी मिलेगा और जब भी जरूरत होगी पहला अधिकार भी हमें मिलेगा, तो भी आपको दिक्कत है। ऐसे ही जो आपने अभी जिस ऐड की बात की ना, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमें और आपको समझनी पड़ेगी हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जरूरतें अलग है, विदेशों की जरूरतें अलग है। हम करीबन 150 करोड़ के लोग हैं भाई, और हमारे पास जो जितनी डेंसिटी है जनसंख्या की, उस डेंसिटी को देखते हुए हमारे संसाधन ना के बराबर है। तो फिर हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा? जहां पे अभी तक ओपन डिफेक्शन खत्म नहीं हुआ था, वहां पे हम लोगों को सिविक सेंस बात तो बाद में लाते सर। तो हमारी जरूरतें अलग है, दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन सर आप ये बताइए, आज के दिन सर जनसंख्या वाले तर्क पर मैं एक सवाल अगर रखूं, सर जनसंख्या तो हमारे लिए बून भी हो सकता है और हमारे लिए कर्स भी हो सकता है, हमारे लिए श्राप भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है, और हमारे लिए वरदान भी तो हो सकता है। इसे हम अपने आप से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना हमसे ज्यादा जनसंख्या लेकर बैठा हुआ सर, और देखिए कितना स्वच्छ लोगों के अवेयरनेस देख लीजिए। चीन में अवेयरनेस देख लीजिए। हाँ, चाइना और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। चाइना और हमारी प्रोडक्टिविटी में फर्क है। चाइना की जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा है, ये एक बात है। चाइना का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल भी हमसे 6 गुना ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी कम है। आप तो समझिए, जनसंख्या बराबर हो, अगर आप एक कमरे के मकान में 10 आदमी रहते हो और 10 कमरों के मकान में 10 आदमी रहते हो, तो फर्क होगा ना। तो सर डेंसिटी का तो ठीक है, मैं मान रहा हूं डेंसिटी हमारी घनी है, हमारी आबादी घनी है सर, मैं मानता हूं सर डेंसिटी हमारी घनी है, लेकिन सर डेंसिटी के साथ साथ हमारी अवेयरनेस भी उस लेवल की होनी चाहिए ना। कम से कम हमें सिविक सेंस की जानकारी होनी चाहिए भाई, कि हमें रोड पर चलते हुए अगर कोई चिप्स खा रहे हैं, कुछ चीजें खा रहे हैं, तो उसका रैपर सड़क पर नहीं फेंकना है। ये तो नैतिकता में आती है ना, भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कीर्तिमान जी, हम अब उस स्टेज पे आ गए, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे को इन सबके अवेयरनेस पे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि भारत अब उस स्टेज पे आ गया है। भारत अभी वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन गया है। मैं जानता हूं 2014 में हमारी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी आसपास होती थी, अब हम करीबन 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे खड़े हैं। करीबन 10 सालों में हमारी इकोनॉमी डबल हुई है। तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जब हम चर्चा कर सकते हैं कि अब अच्छे से कहा रहा जाए। पहले होता था कि पेट कैसे भरा जाए, पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान कैसे दिया जाए। मुझे लगता है पिछले 10 सालों में इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया गया है, वो जवाब सोल्व हो गए हैं। अब हम इससे आगे खड़े हो सकते हैं कि हम बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, हम अच्छा जीवन कैसे सकते हैं, हम क्वालिटी जीवन कैसे जी सकते हैं।
और उसके लिए इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है हम सब मिलकर इस अवेयरनेस की शुरुआत करेंगे। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल पहले इसकी शुरुआत कर दी। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है सर। आएंगे तो अनिल सर आगे बढ़ेंगे। अनिल सर, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है कि जब दुनिया बूढ़ी हो रही है तो भारत जवान हो रहा है। दुनिया बूढ़ी हो रही है, दुनिया की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। आप जापान देख लीजिए, 87%, 90% लोग वहां पर ओल्ड एज में हैं। ये स्थिति हो गई है और हमारी ये शक्ति है कि हमारे पास युवा शक्ति है। अब उस युवा शक्ति के मस्तिष्क से एक नई क्रांति निकल रही है कि भाई हम अपने देश को स्वच्छ रखें, और ये हमारी शक्ति है। सर, हम स्टूडियो से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जरा ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण भी काशी से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बताइए जरा। प्रवीण, अगर देखा जाए तो काशी 14 मंत्री जो है यहाँ नहीं आए, इससे पहले दशा जो थी वो बहुत सारी गलियों में कचरा। तो ग्रामीण इलाके की बात ही आप छोड़ दीजिए, मतलब वहां तो स्वच्छता के नाम पर जीरो। हाँ, ये बात सही है कि लोगों में जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता पहले वो भी 14 के बाद आई है। कहीं न कहीं वासियों ने स्वीकारा है, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं काशी का हूँ। तो काशी वासियों ने उसको हृदय से लगाया और उनके हर विजन को अपना विजन मान करके कार्य किया है काशी वासियों ने। उसी का ये परिणाम है कि आप सोचिए कि नगर क्षेत्र जो है वहां तो काफी सुविधाएं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी कि कूड़ा उठाया जाए। लेकिन काशी में वो भी सुविधाएं आई कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कूड़ा उठाया जाने लगा और मतलब कूड़ा घर बन गया। नई ग्रामीण इलाकों में क्या होता था, कूड़ा कहीं भी लोग ले जाते थे और फेंक देते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए देश के, उसके बाद से लगातार इन सब चीजों में देखा जाए तो लोगों के प्रति जागरूकता, यानी कि प्रवीण, यानी कि आप ग्राउंड जीरो पर ये महसूस कर सकते हैं और हमारे दर्शकों को महसूस करा सकते हैं कि काशी बहुत बदली नजर आ रही है, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे काशी के ग्रामीण क्षेत्र हों। बिल्कुल कीर्तिमान, आप आज आकर कोई भी व्यक्ति ग्राउंड पर ये देख सकता है काशी का, चाहे वो नगरी क्षेत्र हो, चाहे वो काशी का ग्रामीण इलाका हो, रोड देख लीजिए आप, नाली व्यवस्था। पहले ग्रामीण इलाकों में नालियां ओपन रहती थी, कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे, लेकिन आज दशा ये है कि सारी नालियां बंद कर दी गई है। हर घर शौचालय हो गया, हर घर नल है, जल पहुंच रहा है, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है लोगों को। मतलब कहा जाए तो शहर से लेके ग्रामीण इलाके तक बराबर जो है विकास का मॉडल जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया है। और काशी को जो है स्वच्छ बनाने में जो उन्होंने अहम अग्रणी भूमिका निभाई है, कहीं न कहीं उसमें जिला प्रशासन का भी एक अहम रोल रहा है, क्योंकि स्वच्छता के प्रति जो अभियान चलाना हो, उसको ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे कहा जाए तो समूह के माध्यम से हो, तरह तरह की जो है योजनाओं के माध्यम से जिला प्रशासन ने उसको धरातल पर उतारा। उसी का परिणाम आज आप सभी को सामने दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू नहीं उठाया था, झाड़ू उठाया था तो उसको जो है इच्छा निश्चित रूप से प्रवीण देखिए, निश्चित रूप से प्रवीण आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, प्रशासन तो हर सरकार में होती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करनी होगी, वो एग्जीक्यूट करते हैं धरातल पर, उन्हीं की जिम्मेदारी है एक्सक्यूशन की। लेकिन जब तक शासन की मंशा ना हो, शासन द्वारा ये इच्छा शक्ति न जताया जाए कि भाई परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है, स्वच्छता की क्रांति लानी है, तब तक ये संभव नहीं है। तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपोष पाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी में ये हुंकार भरी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, बहुत चर्चाएं हुई थी, विपक्ष ने क्रिटिसाइज किया था, बहुत भला बुरा भी लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने, लेकिन पीएम मोदी अड़े रहे उस पर कि मुझे मां गंगा को साफ करना है। आपको क्या लगता है कितनी मां गंगा साफ हुई हैं, काशी से होकर गुजरती हैं, कितनी साफ हो पाई है मां गंगा? जी, इस पे जो है मूलभूत तरीके से काम किया गया था। अभी मैं एक चीज बता दूं कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो ये अभी रिपोर्ट आई है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसमें ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो था, घर घर कचरा संग्रहण और सेग्रीगेशन,
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, गांव में साफ सफाई और सामुदायिक भागीदारी, ओडीएफ प्लस स्थिरता, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और जल निकासी और स्वच्छता से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता। तो इन सब चीजों पे काम किया गया। और जो सीडीओ प्रखर कुमार सिंह जी ने जो प्रतिक्रिया दी और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई ये जन भागीदारी के कारण ही ये पूरी तरीके से संभव हो पाया है। तो ये देखिए, ये तो सीधा सीधा लीडरशिप है। अगर आपको याद होगा, एक कुछ दिनों पहले एक क्लिप बहुत फेमस हुई थी कि जो लोग उसमें यूएई दुबई का एग्जांपल लिया जा रहा था और नाइजीरिया का एग्जांपल लिया जा रहा था, और दुबई का जो शेख था वो ये कह रहा था कि हम जो हैं डेजर्ट हैं लेकिन हमारे पास सब कुछ है, और नाइजीरिया जो है उसके पास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी वो भिखारी है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि उसकी लीडरशिप, नाइजीरिया की लीडरशिप इतनी करप्ट है कि वो अपनी चीजों को अपने ही पास जो है लोगों तक उपलब्ध नहीं करा पाती है। और जो दुबई के शेख हैं वो बाहर में उत्पन्न हुई चीजों को लाके यहाँ पे वो हमारे दुबई के लोगों के लिए उपलब्धता करा देते हैं। तो ये होती है लीडरशिप। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, म्यांमार में अभी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। म्यांमार में 90% पेट्रोल की कीमतों की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में 60.7 मतलब 61%। यूएई में स्वयं जहां पे कि पेट्रोल उत्पन्न किया जाता है 52%। श्रीलंका में 38, नेपाल में 38, और चाइना खुद जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है 25% उन्होंने जो इंक्रीज किया पेट्रोल के प्राइसेस, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 4% हुआ। तो आप देखिए लीडरशिप कितनी भारी तरीके से और कितने ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उसका परिणाम मिलता है। ये जो पहले तो इस तरीके की चीजों के बारे में कोई सोच ही नहीं डेवलप की गई थी, लेकिन आज जो ये सोच डेवलप हुआ है और उसके आधार पे लोग काम करना शुरू किए। तो पहले तो केवल हम इंदौर का एग्जाम्पल देखते थे और मैसूर का एग्जाम्पल देखते थे कि सबसे स्वच्छ वही है, और काशी को उसी तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन आज देखिए काशी ने जो ये अपना स्थान बनाया है, तो ये तो करके भी दिखा दिया कि देखिए यूपी में ही यूपी के लोगों ने अपने ही शहर को ठीक किया है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैं पहले भी कह रहा था कि इससे दूसरे तपोषपाल जी आपने कहा कि पहले तो इंदौर का ही उदाहरण आता था। मुझे नहीं लगता कि अनिल गर्ग जी पहले इंदौर का भी उदाहरण स्वच्छता में दिया जाता था क्या? मुझे नहीं लगता है उस पैमाने पर इंदौर नगर निगम पिछले 6-7 सालों में प्रथम स्थान पे आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब आया इंदौर को हम देखने लगे। नहीं अभी नहीं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से कह रहा हूं अनिल गर्ग जी। नहीं मेरी बात समझिए, मैं तब से कह रहा हूं। जब से इसको रैंकिंग करने को दिया गया है, इंदौर अधिकतर नंबर 1 पे ही आया। और रैंकिंग ही कब करने शुरू किया, पहले तो उसको चेक कर लीजिए। पहले तो यही देखना कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, इसको ही कब से देखना शुरू किया, पहले उसको ही देख लीजिए। पहले तो ये पैमाने, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना सब पूर्ववर्ती सरकारों में। मैं यही कह रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकारों में, पहले की सरकारों में, एनडीए यूपीए की सरकारों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि देश को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। ये कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं लगता है कि इस और है कीर्तिमान जी, जनता के बीच में पहुंचा बोलूंगा। मुंबई में लोग जो है ये एग्जाम्पल देते थे कि बिहार से और यूपी से आके लोग यहाँ गंदा कर देते हैं। हाँ। आपके यहाँ पे कोई सिटी साफ नहीं है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी वाराणसी साफ है, हमारी मेंटेलिटी भी सफाई की है। और देखिए हमने साफ करके दिखाया है, और इस पे हमारे भी आप इसको हमारे उस तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें हम अपने तौर पे एग्जांपल बिल्कुल तपोषपाल जी आपने सही कहा। अनिल गर्ग जी ये बताइए, अनिल जी स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है अनिल सर, वो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी जब तक हम अपने शहरों को, छोटे शहरों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, ग्रामीण इलाकों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे। अगर इस तरीके से हम प्रोत्साहन देंगे तभी तो लोग समझेंगे। और लोगों को भी समझना होगा कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने देश को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने शहर को कैसे स्वच्छ बनाना है। ऐसा है कीर्तिमान जी,
जब स्मार्ट सिटी की बात की गई ना कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, जी तो लोगों को परिकल्पना थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर होंगे, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड होंगी। मतलब वो नहीं था। मतलब स्मार्ट सिटी से ये था कि आपकी सिटी जो है प्रेजेंटली सिटी वो स्मार्ट कैसी होगी, उसके अंदर जो स्मार्ट सिटी के अंदर स्वच्छता का पैमाना है ना, नंबर 1 पैमाना है। जब आपके स्वच्छता ही नहीं होगी, कोई चीज आप कितनी भी बड़ी बना ले, कितनी भी महंगी ले लें, अगर आप उसको गंदा रखेंगे तो फिर आपका क्या स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट से मतलब सबसे पहला इसका नंबर ही 1 स्वच्छता है। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा, इन्होंने अभी ग्रामीण क्षेत्र में देखा, लोगों के घरों में 93% लोगों के घरों में शौचालय थे। यानी 93% का मतलब ऑलमोस्ट हर घर में शौचालय था। ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये ओडीएफ अभियान से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने समझा, ओडीएफ इसलिए संभव हो पाया। ओडीएफ हाँ, ओडीएफ के कार्यक्रम के तहत ही इनको प्रोत्साहन राशि दी गई, इनको सहयोग किया गया, इनकी हिम्मत बढ़ाएगी, इनकी ताकत बढ़ाएगी और इनके साथ देश की सरकार खड़ी हुई, तो ये प्रोत्साहन मिलने के कारण उन्होंने शौचालय बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्वच्छता को हर आदमी चाहता है, लेकिन मजबूरी हो तो साहब वो क्या करे। इस बात की, इस मजबूरी को देश के प्रधानमंत्री ने समझा, सरकार ने समझा और उनकी मजबूरी में उनको प्रोत्साहन देते हुए उनके साथ खड़े हुए, तो जनता ने भी दिखाया कि हम स्वच्छ रह सकते हैं। जनता ने भी दिखाया कि स्वच्छता पे वो भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितने अन्य शहरों के लोग। लेकिन उनके पास जिस चीज की कमी थी वो थी नियत की, वो थी नीति की, जो अब सरकार ने दी है। इसलिए वाराणसी का ग्रामीण क्षेत्र पहले नंबर पे आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि वहां के लोग तो चाहते ही थे, लेकिन सवाल है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हिम्मत और ताकत की कमी थी, फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई। और जहां जहां सरकार ऐसे करेगी, जहां जहां लोग साथ में लोग आएंगे, तो मुझे लगता है हर जगह ये काम होता जाएगा और भारत बदलता जाएगा। बिल्कुल। तपोष पाल जी, देखिए, सर आ रहा हूं। साफ सुथरा आपका घर होगा तो जरूरी नहीं कि आपकी जो फर्श है वो इटालियन मार्बल का बना हो, जरूरी नहीं कि आपके पास महंगे फानुस पर्दे लगे हो। अगर आपका घर स्वच्छ होगा तो आप जो सफेद होता है, जिसको हम चूना कहते हैं, उससे भी सफेदी करेंगे तो भी घर आपका स्मार्ट लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, आ रहा हूं आपके पास। तपोष पाल जी के पास मैं आऊं। तपोष पाल जी, बनारस का ये उदाहरण तो अभी समझिए कि अभी इनिशियल लेवल पर है और बहुत प्रारंभिक है। अभी तो आसमान बाकी है सर, बहुत कुछ करना है हमें भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। और जैसा कि अनिल सर कह रहे थे, इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आधी आधी जिम्मेदारियां दोनों की है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के शासन स्तर, शासन की भी जिम्मेदारी है और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। 50-50 भागीदारी है दोनों लोगों की, तभी कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा सुरक्षित रह सकता है, स्वच्छ रह सकता है। इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। और भारत के लोग ये भी दिखा सकते हैं कि हम स्वच्छ रह सकते हैं, लेकिन शासन कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे। करेक्ट। देखिए, देयर आर 2 ways टू डू द वर्क। एक है कि आप फाइन लगा के, आप जबरदस्ती उनके ऊपर कानून बना के, उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करके उस काम को कराना, और दूसरा है मोटिवेट करना। तो जो सरकार ने और मोदी जी ने और योगी जी ने किया, वो मोटिवेट किया लोगों को, लोगों को ये समझाया कि दिस इज द नीड एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट। और उनकी जो ये सारी चीजें जब वो कंपाइल हुई तो लोगों को लगा कि हाँ, सही में इसकी आवश्यकता है। और उसी के कारण ये हुआ कि 93% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय है, 95% नियमित उपयोग करते हैं उसी शौचालय का, 93% का, और 98% हैंड वॉशिंग हैबिट्स ये डेवलप हुए हैं। कचरा प्रबंधन मुझे तो याद है तपोष पाल जी, मुझे याद है जब ओपन डेफिकेशन फ्री ODF अभियान की शुरुआत देश भर में की गई थी, उसकी भी आलोचना कर दी गई विपक्ष के तरफ से कि क्या ODF क्या है, ये ODF क्या है, ये भ्रम फैलाया गया लोगों के बीच में। करेक्ट। तो आ रहा हूं अनिल सर, आ रहा हूं आपके पास, बोलिए तपोष जी, बोलिए। ये चीज तो है ही है, और हम जो है इससे कभी नहीं डरे हैं, और हम जो है इस पे हमेशा काम करते रहे हैं।
अब जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट का है वो उस पर जो बात हो रही थी, आपको याद होगा जब हम लोग दिल्ली का इलेक्शन में जा रहे थे और उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ उस समय यही हमारे पास आता था कि आप इस चीज का कचरा जो है उसको कैसे साफ करेंगे, गाजियाबाद और का इस कचरे को लेके कहाँ जाएंगे, कूड़े का पहाड़। हाँ, कूड़े का पहाड़ गाजियाबाद। उसमें उसके बाद देखिए कि कई सौ मीट्रिक टन जो है वहां का कचरा रिसाइकिल करके वहां से जो प्लास्टिक निकाला गया उसको सड़क में उपयोग किया गया। और ये स्टेटमेंट स्वयं नितिन गडकरी जी ने अपने ब्रॉडकास्ट में बताया कि किस तरीके से हमने वहां से जो है कचरे में से प्लास्टिक निकाला, कचरे को अलग किया, इसको अलग किया और उसके बाद इस तरीके से हमने काम किया। आज की डेट में क्या हो रहा है, जब लोगों के घर से कचरा निकलता है वो अलग होके ही निकलता है, वो ड्राई वेस्ट अलग रहता है और वेट वेस्ट अलग रहता है। लेकिन ये सिविक सेंस पहले नहीं था। पहले सब लोग एक साथ ला के वहीं पे डंप कर देते थे, बाद में उसका सेग्रीगेशन होता था और वो वैसे ही पड़ा रहता था। तो ये डिफरेंसेस हैं जिसमें कि काम स्टार्ट हुआ और सर, उसके बाद अभी भी सर लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता। अभी भी मैं देखता हूं लोग वहीं पर डस्टबिन रखा होता है, अभी भी डस्टबिन रखा होता है, लेकिन लोग डस्टबिन में न डाल करके सड़क पर ही फेंक के कूड़ा कचरा चले जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर कचरा फेंक के चले जाते हैं। तो लोगों को समझना होगा। अनिल जी। मान जी, मैं इस पे आ रहा था, जब ये कैंपेन शुरू हुआ ना, देश के प्रधानमंत्री ने जब शुरू किया तब मैंने जो टीन जी एज है जिसको आप जेन जी बोलते हैं आज, उसमें ये बड़ा फर्क देखा। सिविक सेंस के महत्व वही बने, उन्होंने ये कचरा फैलाना बंद किया। मैंने देखा तो गाड़ियों में, पहले तो मैं देखता था गाड़ियों में कोई चीज प्रयोग करते थे, शिक्षा खोलते थे, नीचे कुछ फेंक देते थे सड़क में। उसमें बदलाव आया, लोगों ने टोकना भी शुरू किया। खासकर दिल्ली शहर में मैंने उसको खूब देखा है कि जैन जी ने टोका है अपने से बड़े लोगों को, भाई ऐसा मत करिए, और लोगों को शर्मिंदगी भी हुई है। उन्होंने रोड से आटा फेंका हुआ कचरा उठाया भी है और उसको कूड़े के डब्बे तक पहुंचाया भी। तो मुझे लगता है जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये वन टाइम प्रोग्राम नहीं हो, इस प्रोग्राम को बीच बीच में सेंट्रलाइज रूप से चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को याद रहे। जैसे हम राम जी को याद तो रखते हैं, सर, लेकिन अनिल सर, अधिकांश लोग को तो यही नहीं पता है, अनिल सर, अधिकांश लोगों को तो यही नहीं पता है कि नीला डब्बा किसके लिए होता है, हरा डब्बा किसके लिए होता है, जो डस्टबिन लगाया जाता है। ये जागरूकता की कमी है सर, ये जागरूकता की कमी है। देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि सारा काम हम सरकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये हम सबका है। मीडिया का भी ये काम है, समाज सेवी संस्थाओं का काम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम है, और सरकारों का काम तो है ही। सरकारों का काम इसके अवेयरनेस से ज्यादा अवेलेबिलिटी का है। सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने का है, सरकार का काम सारी चीजें मुहैया कराने का काम है, लेकिन अवेयरनेस का काम, जन जागरण का काम सरकार से भी ज्यादा हम सबका ज्यादा बनता है। मुझे लगता है इन सबकी जिम्मेदारी उठाने में हम सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, वे अहेड यही होना चाहिए, हम सबका वे अहेड होना चाहिए कि उत्तरोत्तर हम स्वच्छता में अपने देश को स्वच्छ बनाएं, ना कि पीछे जाएं। खुद को आप अपने आप को अवेयर कीजिए। हर नागरिक की एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। हमारे साथ लगातार प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण से एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा मैं, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे। प्रवीण, जरा ग्राउंड रियलिटी तो आपने दिखाया, बताया, एसओपी क्या बनाई गई है, अब वे अहेड प्रशासन क्या कह रहा है? वाराणसी तो नंबर 1 पर आ गया, अब इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा? कुछ एसओपी बनाई गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, उसकी मॉनिटरिंग की जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है नंबर 1 आना नहीं, उसको बरकरार रखना। जैसे प्रधानमंत्री जी का विजन रहता है, जैसे इंदौर बरकरार रखता है, जैसे इंदौर अपने ट्रैक को बरकरार रखता है। जी, उन्होंने जैसे ही इसकी सूचना जो है प्रखर जी को मिलती है, वैसे ही उन्होंने जो है एक गाइडलाइन जारी की कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग ग्रामीण स्तर हो या शहरी इलाके हो, उसकी की जाए। किसी भी प्रकार से जो है, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, उसको स्वच्छ नहीं मिले, नहीं तो संबंधित लोगों को कार्रवाई। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग सामूहिक सहभागिता है उसको सुनिश्चित किया जाए, सभी को जागरूकता निश्चित रूप से हम आप उस स्तर पे बिल्कुल जागरूकता की बहुत जरूरी है। और अनिल सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है प्रवीण,
ठीक है प्रवीण, हमारे पास समय कम है प्रवीण। अनिल कुमार गर्ग सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, दर्शकों को उन्होंने अवेयर किया कि कैसे हम जागरूक रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद अनिल सर का भी। तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। तपोष पाल जी का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े थे, प्रवीण का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह, अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह, वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की